एकदम बढ़िया। अच्छा, कल थोड़ा सा मैं आपको एक प्लानिंग के बारे में बता देता हूँ कि क्या हमारा इसका सीन है ना। मैंने कल आपको पूरी 10 यूनिट की चीजें सेंड कर दी है, यानी कि जो पेपर सेकेंड है उसके 10 यूनिट का जो टाइप वाला नोट्स है, यानी कि जो डिटेल नोट्स है, वो मैंने आपको सेंड कर दिया है ना। अब नोट्स आपके पास आ गया है, नोट्स मैंने आपको सेंड कर दिया है। अब उन नोट्स को करना क्या है? देखो, वो नोट्स से अगर डायरेक्ट पढ़ोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा, ये डेफिनेटली बात है। क्योंकि नोट्स से मतलब वो जो बुक टाइप के नोट्स होते हैं, अगर उनसे एग्जाम निकल जाता है तो सभी लोग निकाल देते हैं। मतलब बैचेस वगैरह या टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो प्रॉब्लम यह है कि भाई उनसे एग्जाम तो नहीं निकलेगा। लेकिन अब करना क्या है? देखो, उनसे एग्जाम जरूर नहीं निकलेगा, लेकिन जैसे उपन्यास आज से हम स्टार्ट करेंगे, यूनिट 6 हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो आपको सिलेबस को निकालना है। क्या करना है? सिलेबस को आपको निकालना है। सिलेबस का प्रिंट आउट आप जरूर निकाल लेना, क्योंकि सिलेबस का प्रिंट आउट सामने रहेगा तो आप कम से कम ये देख पाओगे कि सर आज जो यूनिट 6 स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 6 में दिया क्या है ना। तो आपको भी पता है यूनिट 6 में हमारा उपन्यास दिया, उपन्यास है ना, उपन्यास दिया हुआ है। अब हम उपन्यास से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है ना कि सर हम यूनिट 6 से ही स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, हम यूनिट 1 से भी कर सकते हैं। देखो, आप में से अधिकतर स्टूडेंट पीजीटी के हैं, और ये मान के चल रहा हूं मैं कि पीजीटी वाले स्टूडेंट मेरे से पढ़े हुए हैं, तो उन्होंने भाषा विज्ञान, हिंदी साहित्य का इतिहास और भारतीय काव्य शास्त्र लगभग पढ़ा हुआ है। ये चीजें मैं यहाँ पर भी आपको लाइव पढ़ाऊंगा, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जैसे आपने ये पढ़ा है, तो इन चीजों को पढ़ने से थोड़ा बहुत रिवीजन तो आप वहां से कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या है, नेट जेआरएफ में टाइम हमारे पास भी बहुत कम है। मतलब ऐसा है नहीं कि हम मतलब पूरी तरीके से नेट जेआरएफ में एकदम प्रॉपर टाइम हमारे पास है। जब हमारे पास भी प्रॉपर टाइम नहीं है, हमारे पास भी टाइम कम है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम यूनिट 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, पहले वो मेजर टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे जिनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन, या यूं कहूं कि थोड़ा कम पढ़ के नंबर ज्यादा आ सकते हैं। अब ये चीजें मुझे पता है ना, क्योंकि जिन व्यक्ति ने एग्जाम दिया हुआ है, जिन व्यक्ति ने एग्जाम निकाला हुआ है, जिन्होंने ये करा हुआ है, उनको ये सारी चीजें पता होती है कि भाई क्या होता है ना। तो जैसे मुझे पता है कि यूनिट 6 से यूनिट 10 तक हमारे लिए नेट जेआरएफ में कितना बड़ा कंपटीशन हमारे लिए होता है। ठीक है, तो ये चीजें हमें करना है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आज यूनिट 6 हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मैंने आपको नोट्स पूरे अवेलेबल करा दिए। नोट्स से आप वन बाय वन करके सारे उपन्यासों को पढ़ना है ना। उसमें सारे उपन्यास दिए, उन उपन्यासों को पढ़ना। जब उपन्यास पढ़ोगे तो आपके दिमाग में कुछ चीजें ये आ जाएगी कि मतलब किस तरीके से आपको पढ़ना है, या मतलब जो उपन्यास है वो क्या है क्या नहीं है, और उनमें पात्र क्या है, उस उपन्यास का सारांश क्या है। ये सारी चीजें आपको रोज डेली पढ़ना है क्लास से पहले, है ना। तो यानी एक दिन पहले आप उसको पढ़ के आओ डेफिनेटली, है ना। तो ये चीजें आप करोगे तो उसके बाद आगे हम आज से स्टार्ट करेंगे उपन्यास। और उपन्यास में हमारा जो पहला उपन्यास होने वाला है, अब मैं आपको यहाँ पे क्या कराने वाला हूँ, मैं यहाँ पर आपको लिखा लिखा के पढ़ाने वाला हूँ कि भाई ये उपन्यास, इन उपन्यासों में पात्र देखो, उपन्यासों से क्वेश्चन कैसे आते हैं ये पहले तो ये देख लेते हैं। उपन्यासों से क्वेश्चन आते हैं कि जो यूनिट 6 में हमारे सारे उपन्यास है, उपन्यास का क्रम पूछा जाता है कि भाई ये जो उपन्यास है उनको क्रम से जमाइए। एग्जाम में कोई सा 4 उपन्यास दिए जाते हैं, उनसे क्रम पूछ लिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उस 4 उपन्यास में से सिर्फ दो ही उपन्यास हमारे सिलेबस के रहते, या एक या तीन उपन्यास हमारे सिलेबस के होते। एक दो या तीन उपन्यास बाकी किसी और उसके आ जाते हैं, या फिर जो हमारे सिलेबस में नहीं जुड़े वो आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है कि यार सिर्फ सिलेबस से ही क्वेश्चन आएगा, नहीं। कभी कभी क्या करता है कि सिलेबस से सिर्फ एक उपन्यास वहां पे दिखता है क्रम से जमाने में, और बाकी जो उपन्यास होते हैं वो होते हैं हमारे उपन्यास के उपन्यासकार हो गए, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं जुड़ा होता है। ये हमें याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो हमारे उपन्यासकार है, यानी जिन्होंने उपन्यास की रचना करी है, उनका क्रम हमसे पूछा जाता है। देखो, यहाँ दो चीजें अलग अलग है, मैं आपको बता देता हूँ। एक उपन्यासकार है, एक उपन्यास है। यानी उपन्यास जो हमारे सिलेबस में जो उपन्यासकार जुड़े, उनके ही उपन्यास है। अब इन दोनों में अंतर क्या है कि जो उपन्यासकार का जो जन्म के अनुसार हम जो कालक्रम उनका जमाएंगे,
तो वो है। और इनके जो उपन्यास है, वो उपन्यास का जो प्रकाशन वर्ष है, इनमें और इनमें मैच नहीं खाता है ना। तो जब हमें पहले तो वो याद कर लेना कि भाई ये उपन्यासकार और ये इनका जन्म तारीख है ना, फिर हमें याद कर लेना कि ये उपन्यास है और ये प्रकाशन वर्ष के आधार पर ऐसे क्रम वाइज ये जमे हुए ना। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है, कभी ये पूछ लिया जाता है कि उपन्यासकार के आधार पर, उपन्यासकार के आधार पर उपन्यासों को जमाइए। तो जब उपन्यासकार के आधार पर पूछा जाता है, तो फिर हमें उपन्यास का प्रकाशन वर्ष नहीं देखना है, हमें उपन्यासकार का जन्म वर्ष देखना है। और जब ये पूछा जाता है कि उपन्यास के प्रकाशन वर्ष के आधार पर जमाइए, तो फिर हमें उपन्यासकार का जन्म नहीं देखना है, वहां पे उपन्यासकार का प्रकाशन वर्ष देखना है। आई होप ये दोनों जो एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपके दिमाग में चलता है, ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये चीजें समझ पा रहे हो आप जो मैं समझा रहा हूँ आपको? और आप लोग ये उपन्यास का रिवीजन करके आए, मतलब पढ़ के आए हो एक बार उपन्यास को? ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन देखो, अब हमारे पास मैक्सिमम ये मान के चलो 60 डे बचे, यानी कि 60 डे हमारे पास है। तो हमें एक स्मार्ट स्टडी तरीके, या तो देखो जिन लोगों ने पढ़ रखा है उन लोगों के लिए रिवीजन वाला ये चीजें हो जाती है, या फिर जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है उनको 60 दिन में क्या पढ़ना चाहिए। नेट जैप का सिलेबस बहुत बड़ा है, अब पूरा सिलेबस टू द पॉइंट नहीं पढ़ सकते। अब बारी आती है कि जो चीजें जहां से ज्यादा नंबर खींच सकते हैं, या जो नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिकतर बनते आ रहे, जिन्होंने पीवाई को अच्छे से लगाया हुआ है और जिनको पता है कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये चीजें होती है। तो मैंने एग्जाम में क्वेश्चन आने का तरीका आपको बता दिया। जो सबसे पहले हम किसी भी यूनिट को स्टार्ट करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम यही करेंगे कि भाई उस यूनिट में उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, अन्य गद्य, विधा, कविता क्या जुड़ी है। तो पहले तो उनके प्रकाश, जो रचनाकार है, उनके जन्म के आधार पर, कालक्रम के आधार पर उनको जमाएंगे। फिर उनकी जो रचनाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर हम देखेंगे। तो हम, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम वन बाय वन करके एक एक उसको उठाएंगे, उपन्यास को। और फिर उस उपन्यास में पात्र कौन है, उस उपन्यास कौन सी विधा में लिखा गया है, उसमें कौन से शहरों का वर्णन हुआ है, उसमें जो पात्र है उनका कोई अगर फेमस पंक्ति उसमें उन्होंने कही है, या कुछ ऐसे पंक्तियां क्वेश्चनों में आती है, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है। तो आज हम बात करते हैं उपन्यास की, और पहले मैं आपको यहाँ पर उपन्यासकारों को सन वाइज जमा देता हूँ ना। तो हमारे पहले उपन्यासकार आते हैं पंडित गोरीदत्त। पंडित पंडित गोरीदत्त। पंडित गोरीदत्त 1836 में इनका जन्म हुआ। जो हमारे उपन्यास यूनिट 6 में जुड़े, वो पहले व्यक्ति जिनका जन्म सबसे पहले हुआ था, पंडित गोरीदत्त का। पंडित गोरीदत्त के बाद आता है लाला श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास का जन्म हुआ था 1850 में। लाला श्रीनिवास दास का जन्म कब हुआ था? 1850 में ना। फिर तीसरे व्यक्ति हमारे इसमें आते हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद, प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था, ये सबको पता है। प्रेमचंद का तो भूलना ही नहीं है। तो ये इनके जन्म तारीख के क्रम आधार पर इनको क्रम वाइज आपको समझना है। पंडित गोरीदत्त 1836, लाला श्रीनिवास दास 1850 और प्रेमचंद 1880। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूँ। जो पंडित गोरीदत्त का जो उपन्यास हमारे इसमें जुड़ा है, देवरानी जिठानी की कहानी नामक उपन्यास, इसमें एक नाम आता है लाला सरू सुखलाल। तो ये लाला सरू सुखलाल जो पात्र है, ये पंडित गोरीदत्त के उपन्यास का एक पात्र है। और लाला श्रीनिवास दास जो है उपन्यासकार है। तो इसमें और इसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, जब भी एग्जाम में दोनों नाम एक साथ आएंगे ना, तो आप गलत ही करोगे। इसलिए यहाँ पर क्लियरिटी रखना है कि भाई लाला श्रीनिवास दास जो है वो उपन्यासकार है, परीक्षा गुरु के। और जो लाला सरुसुख लाल है, ये हमारे देवरानी जिठानी कहानी नामक उपन्यास का एक पात्र है। तो ये चीजें आपके दिमाग में क्लियर रखना है। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और मैं ये आशा के साथ बता रहा हूँ कि आप लोग उपन्यासों को पढ़ के आए होंगे, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि मैं उपन्यासों को यहाँ पर एक एक लाइन आपको यहाँ पे पढ़ के सुनाऊं, है ना। तो इतना ये हमारे पास टाइम नहीं है। तो जब ये चीज आप पढ़ के आए होंगे, तो आपके कहीं ना कहीं दिमाग में सिनोप्सिस ये चल रहे होंगे कि हाँ, सर ने जो बताया ये सही है, हमने ऐसा वहां पर पढ़ा था। ठीक है।
फिर आता है नंबर 4। नंबर 4 पे हमारे पास जो आते हैं वो यशपाल आते हैं। यशपाल, यशपाल, यशपाल का जन्म जो है 1903 में हुआ था। यशपाल का जन्म कब हुआ था? 1903 में। 5वें नंबर पे हमारे पास आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। सॉरी, पूरे नाम से ही लिखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1907 में। अब ये 1907 में इतने लोगों का जन्म हुआ था कि आपको दिमाग में होना चाहिए। 1907 में हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ, महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ। उसके बाद 1908 में हमारे दिनकर साहब का जन्म हुआ। तो ये जन्म तारीख यानी कि इनको ऐसे याद रख ही लेना। सभी चीजों को जो इर्द गिर्द लोग आते हैं उनको सबको याद रखना। अज्ञेय, अज्ञेय का जन्म 1911 में हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद 7वें नंबर पे अज्ञेय के बाद आते हैं भीष्म सहानी। भीष्म सहानी, भीष्म सहानी का जन्म 1915 में हुआ था। भीष्म सहानी का जन्म कब हुआ था? 1915 में। अच्छा स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं, ये आप नोट मत करना। ये मैं आपको पूरी पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप नोट करने में टाइम वेस्ट मत करना। ये बस मैं लिखा के इसलिए बता रहा हूँ, लिखा लिखा के इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको चीजें बैठे, आपके दिमाग में चीजें समझ में, है ना। बाकी आप लोग इसको नोट मत करना। मैं आपको ये चीजें पीडीएफ के रूप में सेंड कर दूंगा ताकि आप लोगों का टाइम बचे और आप फोकस कर पाओ पढ़ाई पर। अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर का जन्म जो है 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। फिर उसके बाद आते हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था 1921 में, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं कृष्णा शोक्ति। कृष्णा सोक्ति, कृष्णा सोक्ति का जन्म हुआ था 1925 में। कब हुआ था? 1925 में। कृष्णा सोक्ति का जन्म कब हुआ था? 1925 में। फिर उसके बाद अगले व्यक्ति आते हैं श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल जो है वो 1925 में भी इनका जन्म हुआ था, श्रीलाल शुक्ल का। श्रीलाल शुक्ल के बाद हमारे पास आते हैं जगदीश चंद्र। जगदीश चंद्र, जगदीश चंद्र का जो जन्म हुआ था 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। उसके बाद अगले व्यक्ति हमारे पास आते हैं मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में हुआ था। तो ये प्रमुख 13 उपन्यासकार हमारे इसमें जुड़े हुए हैं सिलेबस में। तो 13 के 13 उपन्यासकारों को हमने प्रकाश जन्म तारीख के आधार पर उनका कालक्रम देख लिया कि कौन किस तरीके से क्रम से। कभी कभी क्वेश्चन आएगा ही कि इन उपन्यासकारों को उनके जन्म के आधार पर जमाइए ना, या कभी जन्म के आधार ना बोले तो बोले कि क्रम के आधार पर इनको जमाइए। क्रम का आधार यही होगा कि इनके जन्म का आधार पर जमाना होगा। तो जिस तरीके से भी आपको पता होगा कि पंडित गोरीदत्त पहले आएंगे, लाला श्रीनिवास दास पहले बाद में आएंगे, प्रेमचंद उसके बाद, यशपाल उसके बाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी उसके बाद, अज्ञे उसके बाद। अच्छा एक चीज और बता दूं, कभी कभी क्या होगा कि जैसे 4 ऑप्शन हमारे पास होंगे तो 4 ऑप्शन में से आपको इन उपन्यासों में से 2 नाम डेफिनेटली आपको वहां मिल जाएंगे। 2 नाम या 1 नाम या हो सकता है 3 नाम, मतलब उसमें ऐसा रहेगा कि एक आध नाम किसी और उपन्यासकार का भी वहां जोड़ दिया जाएगा जो कि हमारे सिलेबस में नहीं जुड़ा है, लेकिन हाँ वो हमारे साहित्य का पार्ट है, इसलिए उसका नाम जुड़ा रहेगा। तो कम से कम हमें वहां पर ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना रहेगा, ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करना रहेगा कि भाई हम कम से कम हमारे सिलेबस में जो उपन्यासकार जुड़े उनको याद रख पाए, कम से कम उनको क्रम से जमाने का वहां पर एक फोकस करें। उसके बाद जो बाकी सिलेबस से अलग जो उपन्यासकार जुड़ा हुआ है उसको उस आधार पर फिर आपको नीचे जो पुट में आंसर दिखेंगे वहां पे पता चल जाएगा कि हाँ ये आंसर इस तरीके से आया है तो हमारा ये वाला आंसर सही होगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको सोल्व करवा के बताऊंगा। यार देखो, इनको याद करने का ट्रिक, ऐसे कोई ट्रिक मैं कैसे बता सकता हूँ? आप मुझे ये बताओ कि इसको किसी शब्द से याद कर पाओ या किसी उससे, ये ट्रिक नहीं होगा। ये तो आपको
बार बार लिख लिख कर पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो ये नाम अलग अलग है, इसको याद करने का कोई ऐसा ट्रिक नहीं है। जब आप जैसे मान लो आप याद करोगे ना, तो आपको पता होगा कि 1907 में किन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ है ना, आपको पता होगा 1911 में किन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ, या इसके इर्द गिर्द किन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ। तो ये आप बार बार चीजें करने से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये उपन्यासकारों का जन्म ये है। अच्छा, एक और अच्छी बात है कि जैसे प्रेमचंद है, तो प्रेमचंद उपन्यासकार भी है, तो प्रेमचंद की कहानियां भी है। तो अब आपको प्रेमचंद का जन्म प्रकाश जो जन्म वर्ष है वो एक बार याद करना, आप कहानी में आपको याद रह जाएगा कि 1880 में हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध भी है, तो भाई आपको एक ही बार याद करना है कि 1907 में इनका जन्म हुआ है ना, बाकी बार बार याद नहीं करना है ना। तो अज्ञेय अज्ञेय के देखो नाटक भी आएंगे, कहानी भी आएंगे, निबंध भी अज्ञेय के जुड़े हुए, तो अज्ञेय की सारी चीजें आती है हमारे सिलेबस में। जब अज्ञेय हर जगह आते तो आपको अज्ञेय का एक बार याद रखना 1911। अब जन्म तो एक ही बार होगा ना, ऐसा तो नहीं है अलग अलग होगा, तो इसलिए एक बार इनको याद कर लो। बाकी फिर हमेशा के लिए मतलब ये इनकी कोई कहानी हो, कोई नाटक हो, कोई उपन्यास हो, तो वो चीजें आपकी चलती रहेगी। ये होगा आपका, आया समझ में? देखो यार, ट्रिक ऐसी की कोई अगर मैं मान लो आपको कोई काव्य शास्त्र वगैरह में कोई बताता तो उसमें और मैं आपको ट्रिक बता देता। अब इसमें कोई ट्रिक ऐसे बता नहीं सकते ना कि इस ट्रिक से आप इनको याद कर लो। ये तो हमारे सिलेबस में जुड़े उपन्यासकारों को हमें रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे सिलेबस में उपन्यासकार जो जुड़े उनको। अब हम सेकेंड बात करते हैं, जो हमारे सिलेबस में उपन्यास जुड़े हैं, जो उपन्यास जुड़े हैं उनको हम देख लेते क्रम वाइज, है ना। उनको हम क्रम वाइज देख लेते हैं कि जो उपन्यास है उनका प्रकाशन वर्ष क्या है, प्रकाशन वर्ष क्या है ना। तो सबसे पहला उपन्यास हिंदी का भी उपन्यास और हमारे सिलेबस का सबसे पहला उपन्यास आता है देवरानी जिठानी की कहानी। देवरानी जिठानी की कहानी 1870 में। कब हुआ था? 1870 में। देवरानी जिठानी की कहानी कब प्रकाशित हुआ था? 1870 में ना। देवरानी जिठानी की कहानी नामक उपन्यास है किसका? तो आप कहोगे सर ये उपन्यास पंडित गोरीदत्त का है ना। अभी मैं सिर्फ ये उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर बता रहा हूँ। जब हम उपन्यास वन बाय वन करके सारे उपन्यासों को पढ़ेंगे तो वहाँ उनके उपन्यास और उनके प्रकाशन मतलब उसके संपादक जो रहे, यानी जिसका उपन्यास है, उनको दोनों को हम वहाँ पे बता देंगे, तो वहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा कि उपन्यास किसका है। अभी एक क्रम वाइज आपको बता रहा हूँ। आपको इसी प्रकार से नोट्स बनाना है, इनके पीछे आप लिखते भी जाना शॉर्ट में कि भाई ये पंडित गोरीदत्त का है, ये अज्ञेय का है, ये हमारे लाला श्रीनिवास दास का है, ये इस तरीके से आपको लिखते हो जाना, तो आपका एक नोट्स ऐसे बनना चाहिए। हालांकि आप लोगों को तो मैं नोट्स अवेलेबल करा दूंगा जिसमें सारी चीजें लिखी रहेगी, ठीक है। फिर अगला जो उपन्यास हमारा आता है वो आता है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु 1882 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, परीक्षा गुरु। फिर उसके बाद अगला उपन्यास आता है हमारा, तीसरा जो उपन्यास आता है वो आता है गोदान। गोदान, गोदान कब प्रकाशित हुआ था? 1936 में, और ये प्रेमचंद का लास्ट उपन्यास माना जाता है गोदान, 1936 में। अगला और चौथा जो उपन्यास हमारे इसमें जुड़ा है वो है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी जो है 1940 और 41 में प्रकाशित हुआ। ये 1940-41 में इसका भाग एक प्रकाशित हुआ था ना, भाग एक। इसका भाग दो जो है, भाग दो जो है वो 1944 में प्रकाशित हुआ था। तो ये भाग एक और भाग दो क्या है, ये जब हम इसको डीप में अभी समझने वाले तब मैं बता दूंगा कि भाग एक और भाग दो क्या है। हमारे सिलेबस में शेखर एक जीवनी का भाग एक जुड़ा है 1940-41 वाला, है ना। लेकिन ये भी याद रखना है इसका भाग दो 1944 में प्रकाशित हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो कम से कम इतना याद रखना कि शेखर एक जीवनी जो है 1940-41 में भाग एक हमारे सिलेबस में जुड़ा हुआ है। फिर अगला आता है हमारे पास बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा कब प्रकाशित हुआ? 1946 में प्रकाशित हुआ। ये प्रकाशन वर्ष के आधार पर क्रम वाइज जमे हुए हैं स्टूडेंट, और ये क्रम कई बार पूछा गया है
इसलिए इसको हल्के में मत लेना। मेला आंचल। मेला आंचल। मेला आंचल कब प्रकाशित हुआ? 1954 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ? 1954 में प्रकाशित हुआ ना। मैं इनके प्रकाशन मतलब इनके संपादक व्यक्तियों को बताऊंगा, इनके उपन्यासकारों को बताऊंगा। लेकिन अभी इनका क्रम आप याद रख लो कि भाई ये मेला आंचल जो है 1954 में प्रकाशित हुआ। और इसके बाद आता है झूठा सच। झूठा सच। झूठा सच 1958 और 60 में प्रकाशित हुआ। इसमें भी वही सीन है। झूठा सच भाग एक दो का हमारा इसमें यहाँ पर आता है। तो इसमें झूठा सच जो भाग एक 1958, वो भाग दो 1960 में है ना। ये हमारे इसमें जुड़े हुए हैं। फिर आते हैं 8वें नंबर पे हमारा आता है राग दरबारी। राग दरबारी। राग दरबारी 1968। राग दरबारी 1968। राग दरबारी कहाँ है? 1968 है, ठीक है। और उसके बाद राग दरबारी के बाद उपन्यास हमारा आता है आपका बंटी। आपका बंटी। आपका बंटी जो है 1971 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला उपन्यास आता है मानस का हंस। मानस का हंस। मानस का हंस तुलसीदास के ऊपर लिखा गया है। ये सारी चीजें हम अभी डीप में पढ़ने वाले हैं ना, इनको सब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी बस इतना याद रखो, मानस का हंस 1972 में प्रकाशित हुआ। फिर आता है धरती धन अपना। धरती धन अपना। धरती धन अपना जो है वो 1972 में ही प्रकाशित हुआ, ठीक है। धरती धन अपना 1972 में प्रकाशित हुआ। फिर आता है तमस। तमस। तमस उपन्यास 1973 में प्रकाशित हुआ। और लास्ट उपन्यास जो हमारे पास आता है वो आता है जिंदगी नामा। जिंदगी नामा। जिंदगी नामा 1979, 1979 है ना। तो ये प्रमुख उपन्यास हो गए जिनको मैंने क्रम वाइज आपको बता दिया कि पहले उपन्यास कौन आया, बाद में कौन आया। उपन्यासकार बता दिया कि भाई पहले उपन्यासकार कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो उपन्यास और उपन्यासकारों का क्रम वाइज हमने चीजें देख ली। ये क्रम वाइज चीजें ही पूछी जाती है। मैं जब आपको ये यूनिट खत्म हो जाएगी तो पेपर सोल्व करवाऊंगा यहाँ पर लाइव क्लास में। तब मैं बताऊंगा कि देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो उस टाइप से क्वेश्चन बनते हुए हैं हमारे, है ना। तो ये चीजें हो जाती है। अब हम वन बाय वन करके एक एक उपन्यासों को डीप में देखते हैं। आज पहला उपन्यास हम देखते हैं यहाँ पर। पहला उपन्यास आज हम देखते हैं देवरानी जिठानी की कहानी। देवरानी जिठानी की कहानी नामक उपन्यास है, जो कि 1870 में प्रकाशित हुआ। किसका ये उपन्यास है? तो आप कहोगे सर ये पंडित गोरी दत्त का उपन्यास है। पंडित गोरी दत्त का उपन्यास है। पंडित गोरीदास शर्मा, इसको पूरा कर लो ना, नाम लिख लो, पंडित गोरीदास शर्मा का उपन्यास है। शर्मा का उपन्यास है। और पंडित गोरीदास शर्मा का जन्म कब हुआ? 1836 में हुआ। ये ऐसे याद रखा जाता है स्टूडेंट, जब चीजों को बार बार लिखोगे। जैसे अब देवरानी जिठानी की कहानी नामक उपन्यास हमने पढ़ा, तो हमें पता है 1870 में इसका प्रकाशन हुआ। किसका है? तो पंडित गोरीदास शर्मा का है। और पंडित गोरीदास शर्मा का जन्म हुआ 1836 में हुआ। जब ये ऐसे बार बार लिख लिख कर आप याद करोगे या बार बार चीजों को पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इस उपन्यास के बारे में कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। ये उपन्यास आपने पढ़ा होगा। अच्छा चलो, मैं इसको एक सारांश में आपको यहाँ कहानी रूप में बता देता। इस उपन्यास में होता क्या है कि मेरठ का एक बनिया होता है लाला सरुसुखलाल। और उसके दो बेटे होते हैं, एक दौलत राम और एक छोटे लाल। दौलत राम की पत्नी होती है ज्ञानो, जो जेठानी होती है, बड़ी होती है। जो घर में सबसे बड़ी होती है उसको जेठानी बोलते हैं। और जो उससे छोटी होती है, यानी उस जेठानी से छोटी होती है, उसे देवरानी बोलते हैं। उत्तर भारत या इस क्षेत्र में ये भाषा का प्रयोग किया जाता है। यानी कि देवरानी जेठानी, इस तरीके से शब्द प्रयोग किया जाता है। तो ये वहां पर होता था ना। तो लाला सरसुखलाल जो है मेरठ के बनिया होते हैं। उनके दो बेटे, एक होता है दौलत राम, एक छोटे लाल होता है। और उनकी पत्नियां ज्ञानो और आनंद, यानी ज्ञानो जो है वो दौलत राम की पत्नी,
और आनंदी जो है छोटे लाल की पत्नी। तो ये एक बंटवारे की कहानी है, किस तरीके से बंटवारा होता है, किस तरीके से इनके बीच में लड़ाइयाँ मतभेद होता है, दो भाइयों के बीच में मतभेद होता है। तो ये पूरे जो बंटवारा होता है उस बंटवारे की पूरी कहानी है। आई होप ये उपन्यास आपने जो मैंने सेंड किया है उसे पढ़ा होगा प्रॉपरली। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस उपन्यासों में क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है। आपने उपन्यास तो पढ़ा ही होगा डेफिनेटली। तो अब हम याद करते हैं कि गोपाल राय इसे हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। गोपाल राय इसे हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। क्या मानते हैं? गोपाल राय हिंदी का पहला उपन्यास। देखो, इस चीज में बहुत मतभेद हो सकता है कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन है, लेकिन गोपाल राय जो है वो हिंदी का पहला उपन्यास किसे मानते हैं? देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास को। वहीं पर शुक्ल जो है वो अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास किसे मानते हैं? परीक्षा गुरु को ना। तो ये दोनों चीजें दिमाग में याद रखना, क्वेश्चन अगर पूछा भी जाएगा तो इसी तरीके से पूछा जाएगा कि गोपाल राय हिंदी का पहला उपन्यास किसे मानते हैं, या शुक्ल हिंदी का पहला उपन्यास किसे मानते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं लियो प्रेस। लियो प्रेस से प्रकाशित हुआ था। प्रकाशित हुआ था। ये जो उपन्यास है टोटल 35 पृष्ठ में लिखा गया है, 35 पृष्ठों में इसको लिखा गया। में समाहित है। समाहित एक लघु उपन्यास है। लघु का मतलब होता है छोटा। लघु उपन्यास है। अच्छा, ये 35 पृष्ठ, ये लियो प्रेस, ये क्यों बता रहा हूँ भाई? आपने अगर नेट जीआरएफ का लेवल देखा होगा तो अभी यही लेवल चल रहा है। वो ये भी पूछ लेता है कि देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास कितने पृष्ठ में लिखा गया है। तो 35 पृष्ठ में लिखा गया है और लघु उपन्यास है। लियो प्रेस से प्रकाशित हुआ था, यानी कि हर एक छोटी से छोटी चीजों पे हमें फोकस करना है, क्योंकि उसका जो पूछने का तरीका अभी है वो यही चाहता है कि तुम हर एक चीज रटो एकदम पूरे तरीके से ना। ये होता है। फिर आता है बनिया। बनिया परिवार। बनिया परिवार की पृष्ठभूमि को इसमें बताया गया है। पृष्ठभूमि को बताया गया है। बनिया परिवार की पृष्ठभूमि को बताया गया है। और हिंदी का पहला उपन्यास की श्रेणी में ये आता है। ये मैं बता ही चुका हूँ कि हिंदी का पहला उपन्यास इसे माना जाता है, और ये किसने माना? गोपाल राय ने इसको हिंदी का पहला उपन्यास माना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि पहला उपन्यास की श्रेणी में आता है, ये उपन्यास की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये तो इसके कुछ की पॉइंट हो गए जो आपको याद रखना चाहिए कि भाई बनिया परिवार की पृष्ठभूमि पर ये हिंदी का पहला उपन्यास इसे माना जाता है। गोपाल राय ने इसको हिंदी का पहला उपन्यास माना है। 35 पृष्ठों में ये लिखा गया है, लघु उपन्यास है, और लियो प्रेस में प्रकाशित है। अब इसमें कुछ पात्र आते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम पुरुष पात्र देख लेते हैं कि पुरुष पात्र कौन कौन से। तो पुरुष पात्रों को अगर हम बात करते हैं तो पहले सबसे पहले आते हैं लाला सरू शुक्ला। लाला सरुसुखलाल उस परिवार के मुखिया है, यानी उस उनके सबके पिताजी है ये लाला सरुसुखलाल। ये मेरठ के अग्रवाल बनिया है, ये याद रखना, ये मेरठ के अग्रवाल बनिया है। किस शहर के अग्रवाल बनिया है? मेरठ के। ये क्वेश्चन आपके इसमें जून वाली एग्जाम में पूछा गया था शायद। जून 2024 वाली एग्जाम में पूछा गया था कि जो लाला सरुसुखलाल है वो किस शहर के बनिया है, या फिर शायद एमपी सेट में पूछा गया था। किसी एक एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आया था कि लाला सरुसुखलाल निम्नलिखित में से किस शहर के अग्रवाल बनिया है? मेरठ हो गया, बुलंदशहर हो गया, हापुड़ हो गया, ऐसे कुछ उन्होंने 4 नाम दिए थे। तो इतने इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं अगर आप याद रख पाओ तो लाला सरुसुखलाल मेरठ के अग्रवाल बनिया है। इनका बड़ा बेटा होता है, का नाम होता है दौलत राम। दौलत राम, ये क्या है? बड़ा बेटा। किसका बड़ा बेटा है? लाला सरुसुखलाल का ना बड़ा बेटा। इतना तो आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ हर एक चीज नहीं लिख सकते। बड़ा बेटे की जो
बेटे और बेटियां हैं, यानी दौलत राम के जो बेटे बेटियां हैं उनका नाम है मूलिया, मूलिया और कन्हैया, कन्हैया। ये कौन है? ये दौलत राम के पुत्र और पुत्री, यानी कि बेटे और बेटी है, बेटे और बेटी, सॉरी बेटी और बेटा है, मतलब वो क्रम वाइज आप याद रख लो, नहीं तो कंफ्यूज होंगे कि बड़ा कौन है इसमें से, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है ना। नहीं तो आप बड़ी जो है वो बेटी यानी मूलिया है, और छोटा जो है वो बेटा है, बेटा है। तो ये क्या है? मूलिया और कन्हैया कौन है? दौलत राम के बेटी और बेटा है ना। दौलत राम कौन है? सरू सुखलाल का बड़ा बेटा है। फिर आता है इसका छोटा बेटा, छोटे लाल, छोटे लाल। छोटे लाल कौन है? सरू सुखलाल का छोटा बेटा है, दौलत राम का छोटा भाई है। और अगर हम इसकी बात करते ये, तो ये छोटा बेटा, ये आपको पता है दौलत सरू सुखलाल का। फिर इसके पुत्र या इसके बच्चों का नाम जो है नन्हे मोहन, नन्हे और मोहन, नन्हे और मोहन। नन्हे मोहन कौन है? छोटे लाल के बेटे है ना, छोटे लाल के बेटे, छोटे लाल का बेटा, बेटे दोनों बेटे छोटे लाल के बेटे नन्हे मोहन। ये नाम याद रखना, देखो नन्हे मोहन, कितने प्यारे नाम आ रहे हैं छोटे लाल के बेटों के, नन्हे मोहन। तो ये याद रखना है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि छोटे लाल के बच्चों का नाम क्या है, या दौलत राम के बच्चों का नाम क्या है, या फिर इसमें से मूलिया जो जैसा नाम दे दिया कि नन्हे मोहन किसके बेटे थे ना, या मूलिया या कन्हैया किसके बेटे के नाम था, तो ये वहां पर आता है। तो ये तो हो गया उस परिवार के उन व्यक्तियों का नाम कि भाई पिता, उनके दो बेटे और उन दो बेटों के बेटे बेटियों का नाम क्या है, ये हमने देख लिया यहाँ पर। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, इसी प्रकार से याद रखना पड़ेगा आपको। आप कहोगे सर हम इनके परिवारों का नाम क्यों याद रखते हैं? भाई सीधी सी बात है, नेट जेआरएफ निकालना है तो नेट जेआरएफ का जो लेवल है उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, इनका तरीका ही ऐसा है, मतलब ये पात्रों से नाम बहुत ज्यादा पूछते हैं। फिर आते हैं स्त्री पात्र। स्त्री पात्र में हमारे सबसे पास स्त्री पात्र में आता है ज्ञानो। ज्ञानो कौन है? जेठानी। क्वेश्चन ये बनता है कि जेठानी का नाम क्या आता है ना, तो ये किसकी पत्नी है? दौलत राम की, दौलत राम, दौलत राम की पत्नी है ना, की पत्नी है। और ये अनपढ़ है, यानी ये पूछा जा सकता है कि ज्ञानो पढ़ी लिखी थी या अनपढ़ थी, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, यानी सही और गलत में आ सकता है कि ज्ञानो जेठानी पढ़ी लिखी थी और आनंदी अनपढ़ थी, ऐसा कुछ पूछ सकता है। जो सही और गलत में आपको आंसर करना है, तो आपको पता होना चाहिए ज्ञानो अनपढ़ थी, ठीक है। ये जेठानी है, दौलत राम की पत्नी है। फिर उसके बाद आता है आनंदी। आनंदी, आनंदी जो है, आनंदी जो है ये हमारी होती है देवरानी। अच्छा, देवरानी जेठानी तो समझ में आ रहा है ना क्या होता है? देवरानी जो होता है, यानी ये जो ज्ञानो है, ज्ञानो से छोटी, यानी ज्ञानो के देवर की जो पत्नी होती है, यानी छोटे, या फिर यूं कहूँ दौलत राम के छोटे भाई की जो पत्नी होती है, वो अब ज्ञानो की देवरानी बन चुकी है, यानी देवरानी उसको कहा जाता है। तो आनंद देवरानी जो कि छोटे लाल की पत्नी है, छोटे लाल की पत्नी है, ठीक है, छोटे लाल की पत्नी है, जो कि पढ़ी लिखी यानी शिक्षित है। ये आपको याद रखना है, कौन अनपढ़ है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, कौन किसकी पत्नी है, ये सारी चीजें आती है। तीसरा आता है पार्वती। पार्वती, पार्वती कौन है? पार्वती है सरू सुखलाल, लाला सरू सुखलाल जो है, सरू सुखलाल की बड़ी बेटी है। क्या है? बड़ी बेटी, यानी इसकी दो बेटियां भी थी, दो बेटे थे, दो बेटियां थी सरू सुखलाल की, और बड़ी बेटी का नाम है पार्वती। पार्वती जो है, इसकी शादी कहाँ पर हुई? दिल्ली में हुई। ये भी आपको याद रखना है, इसकी शादी कहाँ पर हुई? दिल्ली में। अच्छा, आपको पढ़ के ये लग रहा होगा ना कि सर ये इनके घर की कहानियां क्यों सुना रहे हो हमें, हमें क्या मतलब इनके घर की कहानियों से? देखो उपन्यास यही होता है, मतलब जो चीजें उसमें लिखी है पूरी उपन्यास टाइप में, वो चीजें याद करनी पड़ेगी। और यकीन ना हो तो एक बार पीयू भाई उठा के देख लेना, क्वेश्चन ऐसा ही आता है, ठीक है। कि पार्वती किसकी बेटी है? सरू सुखलाल की। पार्वती की शादी कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। चौथा नाम याद रखना है सुखदेई। सुखदेई, सुखदेई कौन है? सुखदेई सरू सुखलाल की छोटी बेटी है, छोटी बेटी है ना।
छोटी बेटी है सरु सुखलाल की, इसमें इतना याद रखना। तो ये तो हो गए थे मुख्य पात्र। अब एक आता है गौण पात्र, और गौण पात्र से भी क्वेश्चन, अभी जो पैटर्न है उसमें काफी गौण पात्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गौण पात्र का मतलब कि जो इस उपन्यास में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो थे, आते तो थे। तो गौण पात्र कौन कौन से उपन्यास के, वो देख लेते हैं पात्र। गौण पात्र हमारे पास आता है, पहला व्यक्ति आता है शिवदयाल। शिवदयाल। अगला व्यक्ति आता है बंशीधर। बंशीधर कबाड़ी इसे कहते हैं। तीसरा इसमें आता है ज्ञानचंद। अच्छा, इन उपन्यासों या इन कहानियों में होगा क्या, आपको पता है कि एक व्यक्ति का जो नाम रहेगा, या एक नाम का जो व्यक्ति रहेगा, वो दो या तीन उपन्यासों या दो तीन कहानियों में अलग अलग जगह उस नाम से आएंगे ना। तो आपको ये भी याद रखना कि इस नाम का व्यक्ति कहाँ कहाँ आता है। तो कभी कभी क्या आएगा, उस व्यक्ति का नाम दे दिया जाएगा और वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट किया जाएगा कि भाई ये किसका है ना। तो उसमें से किसी एक रचना का नाम आपको देखने को मिलेगा। तो आप सिर्फ एक ही व्यक्ति मतलब मान लो, जैसे अभी मैं तहसीलदार कहूंगा, तो तहसीलदार सिर्फ आप ये याद रख लो कि देवरानी जेठानी कहानी में नहीं, अभी तहसीलदार नाम आपको आगे भी आने वाला है, नीलांचल में भी तहसीलदार नाम आएगा, यानी कि आगे भी ये नाम आने वाला है। तो ये याद रखना कि इस एक नाम से और किस किस उपन्यासों में इनका जिक्र हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको याद रखना है। यानी जहां आप गलती कर सकते हो, गलतियां मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी पढ़ना तो पूरा है ही। समझ में आपको आ रहा है। ज्ञान चंद के बाद आता है डूंगर। डूंगर। पांचवा नाम आता है तहसीलदार। तहसीलदार। छठा नाम आता है राम प्रसाद। सातवां नाम हमारे पास आता है गंगाराम। गंगाराम। आठवां नाम हमारे पास आता है भगवा देई। भगवान देई है ना। आई मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ा सा ये इरिटेट लग रहा होगा, सर ये इतने नाम और ये क्या याद कर रहे हैं। लेकिन भाई मेरे क्वेश्चन का पैटर्न ही यही है, क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं, हमें हर एक चीज पढ़ना है। फिर आता है मिश्रानी। 11वां नाम आता है मुंशी टिकट नारायण। मुंशी टिकट नारायण। टिकट नारायण है ना। और 12वें नंबर पे आता है हरसाई काबली। हरसाई काबली। इसके अलावा लाला दीनदयाल भी इसमें नाम आता है। लाला दीनदयाल। ये लाला दीनदयाल से क्वेश्चन पूछा भी गया है एक बार, है ना, कि लाला दीनदयाल किस उपन्यास में आता है ना। फिर उसके बाद आता है लाला बुलाकी दास। लाला बुलाकी दास। तो ये प्रमुख इसमें रचनाकार, सॉरी ये प्रमुख गौड़ पात्र हमारे इसमें थे देवरानी जेठानी की कहानी में। अब इसमें एक चीज और मैं बता दूं, इसमें शहरों का नाम आता है। तो इसमें कौन कौन से शहर का नाम आया ये आप याद करना। तो इसमें तो मेरठ शहर का नाम आया पहले, कि ये किस शहर का बन गया है, मेरठ शहर का। इसमें एक बुलंद शहर का नाम आता है, बुलंद शहर का। आपने उपन्यास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये नाम जरूर आते हैं ना। ये नाम आपको याद रखना, बुलंद शहर। और तीसरा जो नाम इसमें आता है, तीसरा नाम इसमें आता है हापुड़ शहर का। क्या नाम आता है, हापुड़ शहर का आता है। मेरठ, बुलंदशहर और हापुड़ शहर का जिक्र इस उपन्यास में हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेरठ, बुलंदशहर और हापुड़ शहर का जिक्र जो है वो हमारे किस उपन्यास में हुआ है। ये उपन्यास में हुआ है हमारे देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास में ना। अब इसमें कुछ पंक्तियां हैं, जैसे आनंदी के पिता उसको कहते हैं कि ज्ञानवान लड़कियां घबराती नहीं, सब काम किए जाती है। ये मैं आपको लिखा हुआ सेंड करूंगा, आप मेरे बस चीजों को सुन लो कि हाँ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं ना। तो उसमें आता है ज्ञानवान लड़कियां घबराती नहीं, सब काम किए जाती है। तो ये शब्द इसमें पूछा जाएगा कि ये पंक्ति किसकी है। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये पंक्ति दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा ये पंक्ति किसकी है। तो वहां पर पता चलेगा कि
ज्ञानो आनंदी, आनंदी के पिता, या फिर लाला स्वरूप शुक्लाल, ये सब नाम मिलेंगे। तो आपको बताना है कि ज्ञानवान लड़कियां घबराती नहीं, सब काम किए जाती। ये पंक्ति आनंदी के पिता, आनंदी कौन है? देवरानी, देव आनंदी के पिता का है ना। पुनर्विवाह का समर्थन इन्होंने किया, पुनर्विवाह का समर्थन हमें इस उपन्यास से मिलता है। शीतला माँ के नाराज होने के भय से यहाँ पर लोग इस उपन्यास में क्या करते हैं, चेचक का टीका नहीं लगाते। चेचक जो होता है ना, चेचक नाम की एक बीमारी होती है, जो छोटी छोटी फुंसियां हमारे शरीर पे हो जाती है, तो उसका टीका इसलिए नहीं लगाते कि शीतला माँ इनसे नाराज हो जाएगी। तो इस उपन्यास में ये हमें देखने को मिलता है। उपन्यास का अंत जो है वो बंटवारे से होता है, ये आपको याद रखना। तो ये उपन्यास के कुछ की पॉइंट मैंने बता दी। उपन्यास आपने पूरा पढ़ा होगा, उपन्यास की कहानी पूरी बंटवारे के ऊपर है। उपन्यास के पात्र, कौन कौन से शहर का जिक्र हुआ, कौन कौन से गौण पात्र है, और इसको हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना, उसमें प्रकाशित हुआ, ये सारी चीजें हमने देख ली। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? बोलो भाई। जी सर। स्टूडेंट, एकदम क्लियर हुआ यहाँ तक? जी सर। सभी लोगों को? ओके। चीजें समझ में आ रही, किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और कैसे हमें याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने बताई, ये तो याद रखना ही रखना है। बाकी उपन्यासों को पढ़ना जरूर है, मैंने सेंड किया हुआ है आप लोगों को उपन्यास। आप लोगों को उपन्यास जरूर पढ़ना है। उपन्यास पढ़ोगे तो दिमाग में एक पूरा चार्ट बन जाएगा कि अच्छा ये उपन्यास है, इसमें ये पूरी एक कथा चलती है कि हाँ ये यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से चलता है, और सर ने इस तरीके से हमें चीजें बताई है। तो ये चीजें हो जाती है। ओके। सर जो ये क्या बोलते हैं, आप जो भेजे है ना उपन्यास लोग को, वो सारांश। आपका वॉइस नहीं आ पा रहा है मेरे पास क्लियर, आप मैसेज कर दो क्या बोलना चाह रहे जो सारांश है ना आपने जो भेजे है उपन्यास का, हो। जी। उसको बस पढ़ने से हो जाएगा ना? क्योंकि उपन्यास बुक्स पढ़ने से तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए। हाँ, इसीलिए मैंने आपको उपन्यास का सारांश सेंड किया। अगर आप बुक पढ़ने लगोगे तो मैं बोल रहा हूँ ये 2 महीने आपको ये उपन्यास कहानी नाटक पढ़ने में ही चले जाएंगे, आप बाकी चीजें पढ़ ही नहीं पाओगे। जो मेन चीजें देखो, सिर्फ उसको पढ़ने से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये आप डेफिनेटली पीवाईक्यू लगा के देख लो। आप उपन्यास को पढ़ के मतलब उपन्यास पढ़ना जरूर है, ये एकदम नींव है हमारे एग्जाम के लिए ना। लेकिन सिर्फ उसको पढ़ने से नहीं, फिर उसके लिए सारे पात्र, ये कौन से शहर का जिक्र हुआ, किस व्यक्ति ने क्या पंक्ति उसमें कही थी, ये ध्यान रखना जरूरी है ना। तो यानी पढ़ना तो हमारे लिए डेफिनेटली जरूरी है, लेकिन ये चीजें याद रखना जरूरी है कि इसमें कौन कौन से पात्रों का नाम आप जिक्र आता है, कौन कौन से गौण पात्र का जिक्र आता है, कौन पत्नी है, कौन पिता है, कौन भाई है, ये जिक्र आना चाहिए। कौन किस शहर का जिक्र उसमें हुआ है, और ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं, यानी कि ये उपन्यास किस उस पे ऊपर, जैसे हमने देखा कि ये बंटवारे के ऊपर अभी इसका जिक्र हुआ था, तो ये छोटी छोटी चीजें हमारे इसमें आती है, और ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आपके दिमाग में पूरी चीजें चलेगी कि हाँ इस व्यक्ति ने ये कहा, ये पंक्ति इस व्यक्ति ने कही थी, अच्छा इस व्यक्ति की ये लाइन है। तो जब ये पंक्तियों से क्वेश्चन आएंगे तो आप वहां से तुरंत बना दोगे कि ये पंक्ति तो यार इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को कहा था। जैसे होता है ना कि जैसे इसी में हम देख लेते कि दौलत राम ने छोटे लाल से कहा कि भाई मेरे बंटवारा तो होगा, यानी बस मैं पंक्ति बोल रहा हूँ। तो ये पंक्ति आप जब पढ़ोगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगी कि अच्छा ऐसी चीजें वहां बोली गई थी। तो इस तरीके से चीजें याद रखना पड़ेगा। ओके। अरे ओके, अगर समझ में आया तो एक बार यस में कमेंट करो। आगे अगला उपन्यास पढ़ते परीक्षा गुरु। ओके। अब हम बात करते हैं परीक्षा गुरु की। परीक्षा गुरु हमारा दूसरा उपन्यास है। परीक्षा गुरु का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1882 है। और ये जो उपन्यास है ये हमारा है लाला श्रीनिवास दास का, लाला श्री दास का। और इनका जन्म कब हुआ था? 1850 में हुआ था।
ये आपको याद रखना है। तो लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास परीक्षा गुरु है। इस उपन्यास को शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे शुक्ल ने इसे अंग्रेजी ढंग का अंग्रेजी ढंग का अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास कहा है। उपन्यास कहा, शुक्ल ने इसे अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास कहा। किसे का? परीक्षा गुरु को का, है ना। और ये कथा प्रधान नहीं, उपदेश प्रधान उपन्यास है। कथा प्रधान यानी इसमें कथा नहीं चलती, इसमें उपदेश चीजें चलती है, यानी इसमें उपदेश दिए गए ना। तो ये कथा प्रधान नहीं है, कथा प्रधान नहीं है, ये क्या है? उपदेश प्रदान है, उपदेश प्रदान है, प्रदान है। तो ये लाइन भी याद रखना है कि कथा प्रदान ना के उपदेश प्रदान। अच्छा, इस परीक्षा गुरु में क्या चलता है? इसमें पूरा एक मतलब सारांश में बता देता हूँ क्या होता है। कि परीक्षा गुरु में एक दो मित्र होते हैं। एक मदन मोहन होता है, उसका सच्चा मित्र जो होता है ब्रज किशोर। तो ब्रज किशोर उसको हर चीज सही बताता है, हर चीज सही बताने का प्रयास करता है। और उसको जेल वगैरह हो जाती है तो छुड़ा के भी लाता है, यानी उसका सच्चा मित्र है। और चुन्नी लाल जो है वो अपने स्वार्थ के लिए मदन मोहन को उल्टी सीधे राय देता रहता है, उल्टे सीधे चीजें बताता रहता है। तो ये इस तरीके से चीजें इसमें चलती है ना। तो इसके पात्र हम देख लेते हैं कि इसमें पात्र क्या है। अभी हम मुख्य पात्र देख रहे हैं, मुख्य पात्र क्या है। तो मुख्य पात्र में पहला व्यक्ति आता है लाला मदन मोहन। मदन मोहन, मदन मोहन, लाला मदन मोहन। और इसका जो मित्र है, इसका मित्र है, सच्चा मित्र जो है वो लाला ब्रज किशोर है, लाला ब्रज किशोर, ब्रज किशोर। तो लाला जो ब्रज किशोर है, ये इसका सच्चा मित्र है, ये याद रखना। इसमें क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि लाला मदन मोहन का सच्चा मित्र कौन है, तो ब्रज किशोर है ना। तो सच्चा मित्र कौन है इसका? ब्रज किशोर है। ये याद रखना आपको कि सच्चा मित्र हमारा ब्रज किशोर है। फिर हमारा मिश्र नहीं, मित्र, मित्र। तीसरा जो नाम आता है मुंशी चुन्नीलाल, मुंशी चुन्नीलाल, मुंशी चुन्नीलाल। अच्छा, ये मुंशी चुन्नीलाल क्या है? तो मुंशी चुन्नीलाल जो है, मुंशी चुन्नीलाल मदन मोहन का कपटी मित्र है, या यूं को चापलूस मित्र है। इसको लिख लो, ये चापलूस मित्र है मदन मोहन का, चापलूस मित्र है ना। इसका? मदन मोहन का, है ना। ये मदन मोहन के ही मित्र चल रहे हैं इसमें। मेन किरदार में कौन है? मदन मोहन। तो मदन मोहन का चापलूस मित्र है। दूसरा ये कि ये ब्रज किशोर के यहाँ 10 रुपए की नौकरी करता था पहले, ये लाइन पे आपको याद रखना है। नौकरी करता था। तो ये जो है ब्रज किशोर के यहाँ 10 रुपए की नौकरी करता था पहले, 10 रुपए में नौकरी करता था। और ये चुन्नीलाल मदन मोहन का चापलूस मित्र है, यानी उसकी चापलूसी करता है, अपने स्वार्थ के लिए काम करता है ना। फिर उसके बाद आते हैं मास्टर शंभू दयाल, मास्टर शंभू दयाल, शंभू दयाल है ना। इसको सही से लिख लो चलो। ये शंभू दयाल कौन है? मदन मोहन को अंग्रेजी सिखाने वाला व्यक्ति, यानी ये मास्टर है जो मदन मोहन को अंग्रेजी सिखाता है। तो मास्टर शंभू दयाल कौन है? मदन मोहन को अंग्रेजी सिखाने के लिए आया था, है ना। ये चीजें जो पंक्ति में, जैसे ये अंग्रेजी सिखाने के लिए आया, ये 10 रुपए की नौकरी, ये पंक्तियां नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं यहाँ बस समझा रहा हूँ कि इन व्यक्तियों का किरदार क्या था। फिर आते हैं हरकिशन, हरकिशोर। हरकिशोर जो है, हरकिशोर मदन मोहन पर मुकदमा करने वाला व्यक्ति, यानी इसने पूरे व्यापारी वर्ग को भड़काया था मदन मोहन के खिलाफ और उसके खिलाफ मुकदमा कराया था। तो ये कुछ व्यक्तियों के नाम याद रखना है ना। फिर आते हैं गौण पात्र, या यूं कहो स्त्री पात्र या गौण पात्र की बात करते हैं। तो फिर आता है कामिनी। क्या नाम आता है? कामिनी, कामिनी।
कामनी कौन है? कामनी जो है वो मदन मोहन की पत्नी है, मदन मोहन की पत्नी है। चलो ये लिखने से कोई मतलब नहीं, ये तो मिलेगा ही आपको, मैं बस यहाँ बता रहा हूँ ना। ये किसकी पत्नी है? मदन मोहन की पत्नी, मदन मोहन की पत्नी कामिनी है ना। फिर आता है प्रिय वंदा, प्रियम वंदा, प्रियम वंदा है ना, प्रियम वंदा। प्रियम वंदा कौन है? प्रियम वंदा पत्नी है हमारे ब्रज किशोर की, ब्रज किशोर की पत्नी प्रियम वंदा है। कामिनी किसकी पत्नी है? मदन मोहन की पत्नी है ना। ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद इसमें अगले नाम आते हैं पंडित पुरुषोत्तम, पंडित पुरुषोत्तम, पंडित पुरुषोत्तम दास, पंडित पुरुषोत्तम दास। फिर पंडित पुरुषोत्तम दास के बाद आता है हकीम अहमद हुसैन, हकीम अहमद हुसैन, हुसैन, हकीम अहमद हुसैन। और फिर आता है बाबू, बाबू बैजनाथ, बाबू बैजनाथ। ये जो है, ये तीनों व्यक्ति जो है ये मदन मोहन के मित्र है, ये याद रखना, ये तीनों व्यक्ति मदन मोहन के मित्र है। पुरुषोत्तम दास, हकीम अहमद हुसैन और बाबू बैजनाथ, ये किसके? मदन मोहन के मित्र है, ये याद रखना आपको, ठीक है। ये चीजें बस समझाने के लिए यहाँ इस तरीके से लिखी जा रही है, ये लिखा हुआ आपको मिलेगा पूरा, है ना। फिर उसके बाद लाला हरदयाल भी उसका मित्र है, ये भी याद इसमें जोड़ना, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल भी क्या है? इसका मित्र है, लाला हरदयाल भी इसका मित्र है। हरगोविंद, हरगोविंद इस उपन्यास में नाम आता है। मिस्टर ब्राइट इस उपन्यास में नाम आता है, मिस्टर ब्राइट, ब्राइट। उसके बाद निहा चंद मोदी इसमें नाम आता है, निहा चंद मोदी। और आता है आगम, आगा हसन जान, आगा हसन जान। तो ये प्रमुख पात्र जो है, ये गौण पात्र हमारे किसके? परीक्षा गुरु के पात्र है, इतना आपको याद रखना है। अच्छा एक चीज और ये है कि ये परीक्षा गुरु जो है 41 प्रकरणों में अलग अलग बटा हुआ है ना। कितने प्रकरणों में बटा है उपन्यास? 41 प्रकरणों में बटा है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 41 प्रकरण है ना, ये प्रकरण, क्योंकि ये 41 प्रकरण में से कोई ना कोई प्रकरण पूछा ही जाता है, या ये पूछा जाता है कितने प्रकरणों में बटा। अब मैं ये कहूँ कि आपको ये 41 प्रकरण याद रखना है, तो आप कहोगे सर ये कैसी बात हो गई, इतनी सारी चीजें कैसे याद रखेंगे? भाई ये नेट जी आ रहे थे, इसमें याद तो रखना पड़ेगा चीजें ना। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि ये याद नहीं रखेंगे, ये याद नहीं रखेंगे। जीआरएफ चाहिए तो सारी चीजें पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो इसमें 41 प्रकरण है। अब 41 प्रकरण कौन कौन से, ये मैं आपको वन बाय वन करके बता देता हूँ ना, वो 41 प्रकरणों के नाम आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। एक काम करेंगे, कल से हम इन चीजों को डायरेक्ट लिखा हुआ हमारे इसमें क्लास में रखेंगे, ताकि समझाने में आपको, यानी मेरे लिखाने में टाइम वेस्ट ना होगा हमारा, समझने में ज्यादा चीजें हम समझ पाएंगे क्लास में, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो टाइम बता दो एक बार, कितना टाइम हो रहा है अभी? ये 41 प्रकरण पढ़ने का टाइम है या फिर कल पढ़ेंगे हम? 7:54। अच्छा यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी सर। सर ये अंग्रेजी दंग का हिंदी पहला उपन्यास, उसको थोड़ा बताइए, अंग्रेजी दंग क्यों है? देखो उपन्यास शब्द जो है ये हमारा नोबल जो शब्द हम कहते हैं ना, नोबल, तो ये नोबल जो है, नोबल शब्द का, स्टूडेंट अभी क्या है कि शायद वाईफाई इशू हो रहा है, तो इसलिए अब हम इसको आगे कल ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बीच में जी अभी सर। वाईफाई, ठीक है, इसको आगे 41 प्रकरण वगैरह हम कल देखेंगे अब।